नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र टारगेट विद आर के चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी जो क्लास पॉलिटी की चलती चली आ रही है, हम उसी में आगे बताते हैं आपको कि आज हम पढ़ाएंगे आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, क्या इसका कारण रहा था, उसी में हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कंपनी में काफ़ी भ्रष्टाचार फैल गया था। भ्रष्टाचार क्यों फैल गया था? भ्रष्टाचार द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन लगने की वजह से कंपनी में भ्रष्टाचार फैल गया था। कंपनी को वहाँ का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था। कंपनी वहाँ पर टैक्स वसूल रही थी। कंपनी वहाँ का प्रशासन देख रही थी। जो अच्छे काम थे वो कंपनी देख रही थी, और जो भारत के जो बंगाल की जो राजा था उसका काम क्या था? प्रजा की देखभाल करना, स्वास्थ्य की देखभाल करना। तो कंपनी में इससे काफ़ी भ्रष्टाचार फैल गया था। कंपनी में भ्रष्टाचार फैलने के साथ साथ जो वहाँ के कंपनी के जो वर्कर थे, जो ब्रिटेन से आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो भारतीय लोगों से 10 रुपए टैक्स की बजाय 40 रुपए वसूल कर रहे हैं। 30 रुपए वो किसके हुए? वो वर्कर के हो गए। जिससे क्या हो गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर थे वो काफ़ी समृद्ध होते चले जा रहे थे, और कंपनी अंततः कंपनी घाटे में चली जा रही थी। तो 1772 में कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से मदद मांगी 10 लाख पाउंड की लोन मांगी। कंपनी ने बोला कि कंपनी घाटे में जा रही है और मुझे 10 लाख रुपए पाउंड की जरूरत है, मुझे लोन दे दे ब्रिटिश सरकार। इससे क्या हुआ, वहां के जो राजा उस टाइम राजा थे, राजा लॉर्ड नॉर्थ ने विचार किया कि यहाँ के जो कंपनी के जो वर्कर हैं वो काफी समृद्ध होते चले जा रहे हैं। कंपनी के जो वर्कर हैं वो काफी समृद्ध होते चले जा रहे हैं, और कंपनी घाटे में क्यों जा रही है? कंपनी घाटे में क्यों जा रही है? तो फिर राजा ने एक गुप्त समिति बिठाई थी 1772 में। गुप्त समिति ने रिपोर्ट दी कि कंपनी में सुधार होना चाहिए। सुधार क्यों होना चाहिए? क्यों? कंपनी में भ्रष्टाचार फैल गया था बहुत ज्यादा, लोग अपने अपने स्वार्थ देख रहे थे। तो इसी के तहत क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ये होता है किसी चीज को रेगुलेट करना। 1772 में क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट। वो सॉरी 1773 में क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है? रेगुलेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को चलाना, विनियमित करना, विनियमित। बोलते हैं ना किसी चीज को हम रेगुलेट कर रहे हैं। रेगुलेट कौन कर रहा है? मतलब कौन चला रहा है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा ये रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो सबसे पहले ये रेगुलेटिंग जो अधिनियम आया था, ये सबसे पहले ये लिखित अधिनियम आया था। किसके लिए? कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये लिखित अधिनियम आया था सबसे पहले। और दूसरी बात, और ब्रिटिश सरकार द्वारा ये पारित किया गया था। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश सरकार द्वारा ये पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम बताते हैं कि तीसरा पॉइंट ब्रिटिश सरकार द्वारा ये पारित किया गया था। और तीसरा पॉइंट, जो बंगाल का गवर्नर जनरल, वो सॉरी जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। ठीक है। उसकी शक्तियां बढ़ा दी। हम बताते हैं शक्तियां कैसे बढ़ा दी। बंगाल का गवर्नर कौन बना दिया गया? गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर कौन बना दिया गया? गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल बनाने के साथ साथ जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वहां के जो गवर्नर थे वो किसके अधीन हो गए? गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। गवर्नर जनरल कहाँ का? बंगाल का। बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ठीक है। अब आगे हम थोड़े आपको 2-4 पॉइंट इसमें बताते हैं जो लिखते हैं। फिर आगे हम बताते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ये आप लिख दें इस पर। ये क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट हम बताते हैं। ये पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लिखित संविधान।
वो सॉरी लिखित अधिनियम आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लिखित अधिनियम, प्रथम बार लिखित अधिनियम। लिखित अधिनियम आया। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बना दिया। अगला पॉइंट बम्बई व मद्रास के गवर्नर को बम्बई व मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। इसे पॉइंट को हम क्लियर करते हैं आपको और अच्छी तरह। बम्बई व मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अधीन क्यों किया गया था? अधीन इसलिए किया गया था कि पहले जो बम्बई व मद्रास और बंगाल के गवर्नर तीनों अलग अलग थे, तीनों अलग अलग प्रशासन देख रहे थे, किसी एक दूसरे का मतलब नहीं। बंगाल का गवर्नर है वो अपनी संधि कर रहा है, वो अपना युद्ध कर रहा है, बम्बई का वो अपना युद्ध और संधि कर रहा है, एक दूसरे का सहयोग नहीं था। अगर ये होता बम्बई व मद्रास के गवर्नर में अगर आपसी मतभेद है तो वो भारतीय राजा का साथ देता। इससे क्या होता है, जैसे बम्बई का गवर्नर अगर इससे मद्रास के गवर्नर से मतभेद है, बम्बई के गवर्नर के मद्रास के गवर्नर से मतभेद है, तो युद्ध हो रहा है मराठाओं से, तो मद्रास का गवर्नर क्या दे देगा? मराठाओं का साथ दे देगा, जिससे क्या हो जाएगी? ओवरऑल कंपनी की पराजय होगी। तो इस वजह से ये भी इसमें सुधार किया गया कि बम्बई व मद्रास के गवर्नर किसके अधीन हो गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, मतलब ये इसी के मतलब इनके ऊपर कौन सर्वोपरि हो गया? सर्वोपरि हो गया ये बंगाल का गवर्नर, सर्वोपरि हो गया बंगाल का गवर्नर। ये बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर हैं किसे रिपोर्ट देंगे? इसे रिपोर्ट देंगे बंगाल के गवर्नर को, इसे रिपोर्ट देंगे, इसी के अंडर ये काम करेंगे। आगे हम पॉइंट बताते हैं, थोड़ा हम ये बता दें। बंगाल का प्रथम गवर्नर बंगाल का जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, तो बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। तो अंतिम गवर्नर कौन हुआ? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ? बंगाल का अंतिम गवर्नर हुआ वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गवर्नर जनरल और गवर्नर में। हम आपको अभी क्लियर करते हैं, थोड़ा ये हम आपको लिख के बता दें। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और बंगाल का
अब जब 1773 में ये एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। अब वारेन हेस्टिंग को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। ये आ रहा है या नहीं? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ था? वारेन हेस्टिंग। कौन हुआ था? प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ था? वारेन हेस्टिंग हुआ था। आई होप ये समझ रहे होगे। आगे हम चलते हैं। बताते हैं आगे। मैंने बता दिया बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। तो अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो किसे देख रहा था? पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में वो प्रशासन कर रही है वो सभी को देख रहा था। तो अब एक ही है वो, तो अब उसकी सहायता के लिए कुछ लोग चाहिए। अब वो उसे मद्रास के गवर्नर को भी देखना है, बम्बई गवर्नर को भी देखना है, बंगाल भी देखना है, उसकी सहायता के लिए कुछ मेंबर चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने वहीं से ब्रिटिश सरकार से 4 पार्षद भेजे। किसके लिए? बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। कितने भेजे? 4 पार्षद। गवर्नर जनरल के लिए 4 पार्षद भेजे सहायता के लिए। गवर्नर जनरल के लिए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गवर्नर जनरल के लिए सहायता के लिए 4 पार्षद भेजे या बनाए? 4 पार्षद भेजे। ये कहां से भेजे गए थे? ईस्ट इंडिया ब्रिटिश सरकार से भेजे थे 4 पार्षद। अब गवर्नर जनरल की गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, जैसे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का मतलब ये हो गया गवर्नर जनरल, बता दें अभी समझ आ जाएगा। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। उसकी परिषद में कितने लोग हैं? एक गवर्नर जनरल हो गया, 4 परिषद, टोटल मेंबर कितने हो गए? 5। अब जैसे आपसे पूछे गवर्नर जनरल में, जब गवर्नर जनरल उसकी परिषद में टोटल मेंबर कितने थे? गवर्नर जनरल उसकी परिषद में कितने मेंबर थे? टोटल 5। 5 क्यों थे? एक तो हो गया गवर्नर, एक हो गया गवर्नर जनरल और 4 उसके वो पार्षद, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। आगे हम चलते हैं। हाँ, थोड़ा और इसमें बता दें कि इसमें अब गवर्नर जनरल कोई निर्णय ले रहा है, अब उसके पार्षदों को लग रहा है ये निर्णय गलत है। गवर्नर जनरल कोई निर्णय ले रहा है, अब उनके पार्षदों को लग रहा है ये निर्णय गलत है, तो उसकी निर्णय फिर कैसे होगा? निर्णय होगा बहुमत के आधार पर। बहुमत को हम बताते हैं, बहुमत के आधार निर्णय कैसे होता था? बहुमत के आधार पर। निर्णय बहुमत के आधार पर। निर्णय बहुमत के आधार पर होता था। थोड़ा बहुमत को बताते हैं आपको। बहुमत का मतलब क्या होता है? जैसे टोटल मेंबर कितने थे? 5 थे। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में टोटल मेंबर कितने थे? 5 थे। कोई निर्णय लेना है,
वहां का गवर्नर जनरल निर्णय ले रहा है। अब वो पूछ रहा है कि आप मेरे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। जैसे ये हो गया पक्ष, ये हो गया विपक्ष। पक्ष का मतलब जैसे मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो मैं पूछूंगा आप मेरे पक्ष में हो, अगर मेरी तरफ हो तो मेरा पक्ष हो गया, अगर मेरे खिलाफ हो तो वो क्या हो गया, विपक्ष हो गया। अब 5 मेंबर है और गवर्नर जनरल ने कोई निर्णय लिया तो 4 ये हैं, 5वां ये है गवर्नर जनरल, तो पक्ष में कितने वोट चले जाएंगे, 3 चले गए, विपक्ष में कितने चले गए, 2 चले गए। तो इससे क्या होगा, हम निर्णय ले लेंगे। ठीक है, बहुमत में आ गए। बहुमत का मतलब 2 से 1 ज्यादा। और विपक्ष में कितने, जैसे 50% +1। थोड़ा हम ये यहाँ पर समझाते हैं आपको थोड़े बड़े स्तर पे। जैसे 1000 लोग हैं, ठीक है, उनसे वोटिंग करवाई गई, वोटिंग, ठीक है, निर्णय लिया गया कि 1000 लोगों से निर्णय लिया गया। तो 1000 निर्णय लोगों में से कुछ लोगों ने यहाँ पर वोट किया 501 कि ये काम होना चाहिए। 501 लोगों ने क्या किया, ये जैसे ये यहाँ, जैसे आप लोग हो, हम आपसे समझाते हैं, जैसे आप 1000 लोग हो, उनसे पूछा गया कि ये काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो 501 लोगों ने क्या किया, होना चाहिए, और 499 का इन लोगों ने किया नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कौन हो गया, ये काम होगा। ये 50% +1, तो ये क्या हो गया, ये वाले लोग जीत गए। तो इसी में क्या पक्ष में कितने, 3 है, 2 में विपक्ष है, तो बहुमत का आधार आयोग समझ गए होगे। आगे हम चलते हैं, इसी में समझाते हैं। अब 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की, सुप्रीम कोर्ट के लिए बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1773 में। तो 1774, अब सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि यहाँ के लोग लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, कंपनी का भी इशू होता था, लोगों से लड़ाई झगड़ा होते थे, क्योंकि ये लोग बाहर के थे। तो अब यहाँ के जो न्याय करने की थी वो क्या होते थे, पंचायत कर रहे हैं, अपने पंचायत से निर्णय दे रहे हैं। ठीक, तो इसी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ी। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बसाया गया था। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बसाया गया। हम ये पॉइंट बताते हैं, 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बसाया गया। बसाया गया। 1774 में क्या बसाया गया, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बसाया गया था। इसके अब थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 4 जज चुने गए थे। शुरुआत में कितने जज थे, 4 जज थे। इसमें हम जो चीफ जज थे उनका नाम बताते हैं। कितने, 4 जज चुने गए, 4 जज चुने गए। और जो चीफ जज थे, चीफ जज, उनका नाम था लॉर्ड इम्पे। लॉर्ड इम्पे, इनका नाम क्या था, लॉर्ड इम्पे था। 4 जज चुने गए। क्या था उनका नाम, लॉर्ड इम्पे था। आगे हम बताते हैं आपको। अब वो ये 1773 में ये किसने, अब आपको हम रिकॉल थोड़ा करवा देते हैं। 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ये प्रथम बार लिखित अधिनियम आया था
और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास व बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। 1700 इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बसाया गया था। इसमें शुरुआत में 4 जज चुने गए थे। 4 जजों में से जो चीफ जज थे वो लॉर्ड एम्पे थे, और जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में टोटल मेंबर 5 थे, और यहाँ निर्णय होता था बहुमत के आधार पर। आगे हम चलते हैं इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अब वो जब ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित हुआ गया था, तो इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया था। कंपनी पर इनडायरेक्ट नियंत्रण हो गया था। इनडायरेक्ट, अब हम बताते हैं इनडायरेक्ट कैसे हो गया था, उसी को हम समझाते हैं। पहले 1773 से पहले कंपनी के लिए जो अधिनियम बनाते थे वो कौन बनाते थे? जो एक्ट चार्टर बना रहे हैं वो कौन बनाते थे? वो बनाते थे निर्देशक मंडल। कौन बनाते थे? निर्देशक मंडल। अब निर्देशक मंडलों से बोला गया कि तुम जो भी कंपनी में हो रहा है वो रिपोर्ट कहाँ दोगे? ब्रिटिश संसद में दोगे आप रिपोर्ट कि कंपनी में क्या हो रहा है। ब्रिटिश तो अब जो निर्देशक मंडल होते थे वो किससे रिपोर्ट लेंगे? वो गवर्नर जनरल से रिपोर्ट लेगा। गवर्नर जनरल बंगाल गवर्नर गवर्नर जनरल होता था, वो किसे रिपोर्ट देगा? वो निर्देशक मंडल को देगा, और निर्देशक मंडल है वो किसे देगा? वो देगा ब्रिटिश संसद को। तो इनडायरेक्टली नियंत्रण किसका हो गया? ब्रिटिश संसद का हो गया। अब आगे हम इसी को बताते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश संसद का हो गया। अभी हम आपको बताते हैं कैसे हो गया इसी चीज को। जो कंपनी के निर्देशक मंडल होते थे, कंपनी के निर्देशक मंडल होते थे, वो किससे लेते थे? वो रिपोर्ट ले रहे हैं गवर्नर जनरल से। कंपनी के निर्देशक मंडल गवर्नर जनरल से रिपोर्ट ले रहे हैं। कंपनी के निर्देशक मंडल गवर्नर जनरल से रिपोर्ट लेते थे। कंपनी के जो निर्देशक मंडल कंपनी के निर्देशक मंडल गवर्नर जनरल से रिपोर्ट लेते थे, और निर्देशक मंडल ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट सौंपते थे। तो इनडायरेक्ट कंपनी पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण बोल सकते हैं कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया, इनडायरेक्ट नियंत्रण हो गया था। आगे हम इस तरीके से हम एक थोड़ा इस तरीके से और समझा देते हैं आपको। इस लाइन का मतलब कि कैसे कंपनी पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया ब्रिटिश सरकार का। जैसे ये कौन है? ये है निर्देशक मंडल। ठीक है, ये गवर्नर जनरल। ये कौन है? गवर्नर जनरल है। अब ये निर्देशक मंडल है,
ये यहाँ से रिपोर्ट लेंगे, निर्देशक मंडल यहाँ से रिपोर्ट लेंगे। अब निर्देशक मंडल गवर्नर जनरल से रिपोर्ट लेने के बाद ये है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये निर्देश यहाँ से रिपोर्ट लेने के बाद ये रिपोर्ट कहाँ सौंपेंगे, ब्रिटिश सरकार को, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश संसद को। तो इसका मतलब मेन कौन हो गया, मेन ये हो गया ब्रिटिश सरकार। इसीलिए से हम क्या बोल देते हैं कि कंपनी पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण किसका हो गया था, अप्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का हो गया था। और एक पॉइंट और है जो बताने लायक, वो हम आपको बता दें इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में। रेगुलेट एक्ट में कि जो कंपनी के जो वर्कर थे, कंपनी के वर्कर कंपनी के वर्करों पर एक रोक और लगा दी, कंपनी के वर्करों पर रोक लगा दी। रोक क्या लगा दी, जो कंपनी में भ्रष्टाचार फैलाता उसी के तहत रोक लगाने का प्रयास किया गया था। रेगुलेटरी एक्ट के तहत क्या क्या लगा दी थी, रोक लगा दी कि आप यहाँ के जो लोग हैं उनसे निजी उपहार नहीं ले सकते, जैसे अगर निजी उपहार का मतलब कि जो कंपनी के जो वर्कर हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर हैं, वो अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और वो बोल देंगे कि ये मुझे उपहार दिया गया है, तो कंपनी पर निजी उपहार पर रोक लगा दी, निजी व्यापार पर रोक लगा दी, निजी व्यापार पर रोक लगा दी, और भी कई चीजों पर रोक लगा दी थी। क्यों, यहाँ के जो वर्कर थे वो अपने अपने व्यापार करने लगे थे। व्यापार करने से क्या हुआ था, व्यापार करने से हुआ था कि भ्रष्टाचार फैल रहा था। इसी की वजह से क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, वही चीज लगा दी। उपहार और भ्रष्टाचार नहीं फैला सकते, ठीक है। और भी लिख लो पॉइंट, निजी उपहार, निजी व्यापार और भ्रष्टाचार, आज सही पे लगा दी थी। अब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इससे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, वनडे एग्जाम के लिए। आई होप आप समझे होंगे मेरी क्लास। इस क्लास को आप लाइक, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टारगेट विद आरके को। आज हम क्लास यही रखते हैं, कल आप नए आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।